हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायशेजू। सो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड सॉइल, जिसमें हमने देखा है एयर वाटर देखा है, अभी लैंड हम देख रहे हैं और उसमें आगे के जो टॉपिक है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो आज इसमें हम सीखेंगे द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मतलब सॉइल कैसे सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म्ड बाय अ नेचुरल प्रोसेस। द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द bedrock due to the heat, cold and water of the sun, wind and rain respectively. The bedrock breaks down into pieces. Stones and sand and soil are formed from these pieces. Okay. Microbes, worms and insects are found among them. Rodents like mice and rats are also found here. The roots of trees growing on the land also help weathering of rocks. The process of soil formation is slow and continuous. It takes about 1,000 years for a 2.5 centimeter thick layer for mature soil to form. तो देखा स्टूडेंट कि जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, मतलब जो लैंड के ऊपर जो सॉइल फॉर्म्ड होती है, एक्चुअली ये नेचुरल प्रोसेस है। कोई आके वहाँ पे सॉइल वगैरह डालता है ऐसे नहीं है, ये सॉइल नेचुरल प्रोसेस है। और एक्चुअली जो यहाँ पे अजैविक घटकों की आपूर्ति यहाँ पे होती रहती है। तो ये क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ हीट, कोल्ड एंड वाटर, मतलब क्या है कि गर्मी, ठंडी और पानी की वजह से, मतलब सन, विंड एंड रेन, मतलब जो उससे मिलने वाली ऊष्मा, ठंडा तथा पानी के कारण ये सब क्या होते हैं, ये जो बेडरॉक्स होते हैं ये ब्रिक्स होते हैं, मतलब उनके टुकड़े टुकड़े होते हैं। ओके, सो स्टोन, सैंड एंड सॉइल ये उससे फॉर्म अप हो जाते हैं। ओके, ये थी प्रोसेस। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें माइक्रोब्स होते हैं, वोम्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट इसमें पाए जाते हैं, और रोडेंट मतलब जो चूहे वगैरह होते हैं तो ये भी इसमें पाए जाते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन द लैंड आल्सो हेल्प वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब क्या है कि जो प्लांट के जो रूट होते हैं वो जहाँ पे ग्रो होते हैं, जिस लैंड में वो ग्रो होते हैं, तो ये भी सहायता करते हैं। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो ये जो सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होते हैं ये स्लो, बहुत ही स्लो होती है। इतनी स्लो होती है कि यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल का जो थिक लेयर बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं, इतनी ये प्रोसेस स्लो होती है। तो ये द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल कैन गेट डिस्ट्रॉयड इन अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड human activities such as mining. That is why it is necessary to conserve soil and to prevent erosion of land. The best remedy for this is to increase the green cover of the land, and erosion of land is reduced if grass, trees and bushes are grown in it. मतलब क्या है कि ये सॉइल जो है ये डिस्ट्रॉय होने में ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है, और ये किसके वजह से हो सकता है? ये तो फ्लड आ सकता है, या फिर स्टॉर्म्स, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऐसे कुछ एक्टिविटीज से ये क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। ओके, और इनका जो सॉइल कॉन्जर्वेशन है, मतलब क्या है कि इनका संरक्षण करना, और भूमि का जो क्षरण होता है, मतलब इरोजन होता है, वो हमें क्या करना चाहिए, वो
रोकना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके लिए एक बेस्ट रेमेडी क्या होती है कि हमें जो लैंड पे है ग्रीन कवर देना चाहिए। मतलब ग्रीन कवर मतलब क्या कि जैसे ट्रीज लगाना, फिर ग्रास होना, ये सब क्या है, ये ग्रीन कवर होते हैं। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो इरोजन ऑफ सॉइल है या इरोजन ऑफ लैंड है, तो ये हम उससे कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे पहले सीखा था कि ह्यूमस मतलब क्या। ह्यूमस इज द लेयर फॉर्म्ड ऑन द सॉइल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय माइक्रोब्स। तो ये हमने सीखा है कि ह्यूमस जो होता है वो वनस्पति तथा प्राणियों के डीकम्पोजिशन से होता है, बराबर है, जो लेयर तैयार होता है उससे होता है। सो ह्यूमस सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ह्यूमस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एरेटिंग द सॉइल एंड फॉर होल्डिंग वाटर इन द सॉइल। द proportion of humus in the upper layer of good fertile soil is about 33% to 50%। मतलब क्या है, ह्यूमस जो होता है ये जमीन के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति का काम करता है। ओके, और ह्यूमस साथ ही ये क्या करता है कि जो मिट्टी की मतलब सॉइल की जो हवा होती है वो आती जाती रहती है। ओके, और इसमें मिट्टी में पानी को जो फॉर्म अप करने की क्षमता इसमें होती है। इसका ये बहुत बड़ा कार्य ह्यूमस करता है। तो इसके जो प्रोपोर्शन है, इसकी जो मात्रा है वो लगभग कितनी है, वो 33% से 50% तक है। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि लैंड के बारे में हमने सीखा है। सो यहाँ पे है लिविंग थिंग्स यूज लैंड, वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन अर्थ, so does man. However, the proportion of these resources that are actually put to use are very small as compared to the whole earth. तो इसका मतलब क्या कि लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स जितने भी लिविंग थिंग्स है, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, जो भी लिविंग थिंग्स यहाँ पे हैं, तो वो लैंड, वाटर और एयर का जितना अवेलेबिलिटी है वो सभी यूज़ करते हैं और मैन भी यूज़ करते हैं। ओके, सो द प्रोपोर्शन ऑफ दिस रिसोर्सेस, इसका जो प्रोपोर्शन है वो एक्चुअली बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है, जितना हमें अवेलेबल अर्थ पे अवेलेबल होता है, जितना प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है। ओके, तो यह संपूर्ण पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम होता है। अभी अब नीचे दिए गए टेबल पे देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि लैंड यहाँ पे है 29%, पोर्टेबल वाटर एंड फ्रेश वाटर हमारे लिए कितना है 0.3% है, और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। ओके, इवन इन द स्मॉल प्रोपोर्शंस द रिसोर्सेज शोन इन द अबोव टेबल आर सफिशिएंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब जितना प्रोपोर्शन हमें दिया गया है, ये जितने भी रिसोर्सेस है ये एक्चुअली सभी ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर लिविंग थिंग्स के लिए इतना प्रोपोर्शन बहुत ही इनफ होता है, उनके लिए बहुत होता है। ओनली इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मैन टू कंट्रोल हिज ग्रिड। इन अदर वर्ड्स ही मस्ट यूज द रिसोर्सेज जुडिशियली विद द अवेयरनेस दैट दे आर मींट फॉर ऑल अदर लिविंग थिंग्स एंड नॉट जस्ट फॉर मैन काइंड। मतलब क्या है, केवल मनुष्य को अपनी व्यर्थ की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। मतलब है यहाँ पे हमारे लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और इतनी तो आवश्यकता है कि अर्थात उसे हम इन रिसोर्सों का विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए और इसकी भी समझ होनी चाहिए। ओके, कि ये जो रिसोर्सेस है ये सिर्फ लिविंग बींग्स के लिए नहीं है, ये ऑल अदर मैनकाइंड के लिए है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस एट वर्क, यहाँ पे हमें दिया गया है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब क्या IMD जो है वो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1875 फॉर स्टडिंग द वेदर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो इंडियन वेदर के बारे में जो भी हमें कुछ
फ्लड आने वाला होता है, या फिर कभी बारिश ज़्यादा आने वाली होती है, या फिर कभी स्टॉर्म होगा, विंड होगा। तो ये सभी जानकारी हमें जहाँ से मिलती है वो डिपार्टमेंट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब IMD, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, जो कि वेदर के बारे में हमें सब जानकारी देते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज टू ऑब्जर्व द वेदर एंड टू मेक वेदर फोरकास्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वेदर के बारे में इनका पूरा अभ्यास होता है, और वो वेदर फोरकास्ट मतलब आने वाले वेदर के बारे में हमें सूचना देते हैं। दिस इंस्टीट्यूट आल्सो कंडक्ट्स रिसर्च रिलेटेड टू चेंजेस इन वेदर, मेक्स फोरकास्ट अबाउट ट्रेंड्स एंड स्टडीज द डेवलपमेंट्स एंड रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या काम करते हैं, जैसे कि हमें आगे आने वाली जो भी चेंजेस होने वाले वेदर में वो हमें यहाँ पे बताते हैं। और जैसे कि बारिश बारिश कितनी होने वाली है उसका भी अनुमान ये करते हैं, और वैश्विक तापमान में इसकी कभी ये बढ़ने वाला है या इनके संबंधी रिलेटेड वो जो भी कार्य है वो ये संस्था करती है। ओके, तो स्टूडेंट हमने इस पाठ में क्या सीखा है? द एलिमेंट अवेलेबल इन nature which fulfill the basic needs of living things are called natural resources. Natural resources के बारे में हमने यहाँ पे सीखा है कि natural resources क्या होते हैं और कौन से natural resources हैं। तो वो है एयर, वाटर एंड लैंड। ओके, यहाँ पे हमने अब भी सीखा है सॉइल हैज़ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि सॉइल में जैविक और अजैविक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। देयर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे हमने सीखा कि एयर में बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं, तो जो गैसेस होते हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ऐसे कई सारे गैसेस उसमें होते हैं। द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। ओजोन लेयर के बारे में हमने सीखा है कि ओजोन लेयर जो होता है वो हर एक लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स, बट ये एक प्रोटेक्टिव शेल होते हैं। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड स्पेरिंगली। तो स्टूडेंट ये बहुत ही जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनका उपयोग जो है वो हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट कि इनका जो यूज़ है वो हमें बहुत सावधानपूर्वक और जैसे कि मितव्ययी था मतलब स्पेरिंगली या फिर शॉर्ट में यूज़ करना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट इस पार्ट के जो भी लेक्चर थे मतलब जो भी इनका एक्सप्लेनेशन था वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। स्टूडेंट मुझे तुम्हारे बहुत सारे लाइक्स चाहिए और मुझे कमेंट चाहिए कि आपको हमारे ये जो साइंस के जो भी एक्सप्लेनेशन के वीडियो है ये आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद।